बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेतन मस्तिष्क, उसके चमत्कार सर्वसाधारण के सामने रखे हुए हैं। सब उसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। जितने भी वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक, व्यवसायी, जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति महारत को हासिल किए हुए है, उसमें उसके चेतन मस्तिष्क का ही कमाल है। विद्यालयों में जितनी भी शिक्षा दी जाती है, उसके पीछे भी चेतन मस्तिष्क को विकसित करने की बात रहती है। अब से पहले जब गुरुकुल चला करते थे, उन गुरुकुलों में चेतन के साथ अचेतन को भी जगाने का काम किया जाता था। उस समय पर शिक्षा को कम और विद्या को ज्यादा जोर दिया जाता था। विद्या का जो संबंध है वो अचेतन के साथ है। अचेतन मस्तिष्क जितना चेतन है, उससे बहुत अनंत गुना सामर्थ्यवान है। अचेतन मस्तिष्क इससे भी महत्वपूर्ण होने के कारण उस क्रियाकलाप का केवल 7% ही विकसित हो पाता है। 93% ऐसी प्रसुप्त अवस्था के अंदर पड़ा रहता है। आप उस कक्षा के विद्यार्थी हैं जो अचेतन मस्तिष्क को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को कर रहे हैं। शरीर यात्रा की स्वसंचालित गतिविधियां हैं। उनका संचालन, नियंत्रण, परिवर्तन, प्रकृति और आदतें ये मिलकर के करती रहती हैं। परंतु बुराइयां, कमियां, कमजोरियां अचेतन मन के अंदर जड़ जमा करके बैठी रहती हैं। मोटे तौर पर इतना ही जाना जा सकता है कि इस संबंध में मेटाफिजिक्स, पैरासाइकोलॉजी, अतीन्द्रिय विज्ञान, ये कितनी ही धाराओं में अचेतन मस्तिष्क के बारे में खोज कर रहे हैं और उन्होंने पाया है कि संसार का सबसे अधिक रहस्य अद्भुत और शक्तिशाली तंत्र है। यदि हम अचेतन मस्तिष्क में सन्निहित संभावनाओं को पूरी तरह से समझ सकें और उन्हें क्रियान्वित किया जा सके, तो इतना बड़ा चमत्कार पैदा किया जा सकता है कि पदार्थ विज्ञान अब तक उतनी प्रगति नहीं कर सका है। अप्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय क्षमताएं मानव जीवन में, इस विश्व में बहुत कुछ भरी पड़ी हैं। विराट ब्रह्मांड को खोज करके अब तक बहुत कुछ प्राप्त किया जा चुका है और जो प्राप्त किया जाना है वो कहीं उससे भी बहुत ज्यादा है। मतलब जितना हमने प्राप्त किया है, जो अप्राप्त है वो कहीं बहुत सारा है।
लेकिन मानवीय शरीर अभी तक केवल अपने शरीर तक सीमित है। आदमी ने आज का उद्देश्य कमाना, खाना, सोना, सुख पाना, बस इतने को मान करके रखा हुआ है, जबकि जीवन की यात्रा का उद्देश्य इतना नहीं है। शरीर के अंदर कोशिकाएं, जीन्स, हार्मोन्स, ये कितने ही अति सूक्ष्म और अति समर्थवान अवयव हमारे शरीर के अंदर काम करते रहते हैं। विचित्र शक्ति का रहस्योद्घाटन हमारे जीवन में छुपा हुआ है। रुग्णता, आरोग्यता के आधार पर अमाशय, गुर्दे आदि नहीं, वरन उसके भीतर काम करने वाली शक्ति काम करती है। वो तत्व है, वो काम करता है। मस्तिष्क विद्या, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी के आगे अतीन्द्रिय दिव्य विद्या और अचेतन मस्तिष्क से संबंध रखती है। यदि इस शक्ति केंद्र को समझा और संभाला जा सके तो सब कुछ देवलोकों में अद्भुत जो वर्णन आए हैं, जैसा उसमें दिखाई देता है, वो अति महत्वपूर्ण यंत्रों के द्वारा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जो अभी तक छुपा हुआ है, अविज्ञात है, अगर आप अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाते चले जाएं तो ये सब ज्ञात होता चला जाएगा। एक बात बड़े अच्छे से समझने की है, ये सब क्या खेल है। स्थिति ये है कि लालटेन जो बनती है उसमें एक कांच का ग्लोब लगता है और उस ग्लोब को संभालने के लिए स्टैंड लगता है और उसमें नीचे एक टंकी भी लगी होती है। ये सारा तो दिखाई देता है, पर लालटेन का उपयोग तभी ही है जब उस ग्लोब के बीच में जलती हुई प्रकाश की लाइट हो। जब उसके बीच में वो लाइट जलती है तो उससे ही लालटेन का उद्देश्य पूर्ण होता है। लालटेन सबको जो दिखती है, पर उसके अंदर भरा हुआ तेल, उसमें पड़ी हुई बाती नहीं दिखाई देती है। उसके ऊपर लो उतारी जाती है, लो उतारी जाती है। जब लो उसमें लग जाती है तो वो प्रकाश और गर्मी देती है, प्रकाश और गर्मी देती है। अब मैं भी कह रहा हूं, जिस तरह के से कस्तूरी का हिरण होता है, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, परंतु वो सारे में उस कस्तूरी को ढूंढता फिरता है। यही आदमी की भी स्थिति है। भौतिक चमक दमक, भौतिक शान, शौकत, वैभव, इसके चक्कर में आकर के आदमी फंस गया है और आदमी ने इसी को सब कुछ मान लिया है, जबकि वो सारी अतीन्द्रिय क्षमताएं उसी के अंदर निहित हैं, उससे बाहर नहीं है। पर आदमी वहां तक जाता ही नहीं है। वो केवल अपने भौतिक सुखों में खोया रहता है, भौतिक सुखों में खोया रहता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाने के लिए तो अतीन्द्रिय कार्य आपको करने पड़ेंगे।
उस तरह के कार्य करने पड़ेंगे कि वो क्षमताएं आपकी विकसित हो और आपके पकड़ में हो। आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। अतीन्द्रिय विद्याओं के शोधकर्ताओं का यह कथन है कि चेतन मस्तिष्क की सक्रियता, अचेतन की क्षमता, उसके अंदर उठने वाली जो तरंगे हैं उनको काटती हैं, इसलिए वो अविकसित स्थिति में पड़ा रहता है, अविकसित स्थिति में पड़ा रहता है। मैं फिर से दोबारा से बोलता हूं, लोभ की अवस्था दान की स्थिति को काट देती है। जबकि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, अंदर जो छुपा हुआ है, चेतन में जो छुपा हुआ है, वो लोभ छुपा हुआ है। इसलिए करने वाले को वो नहीं करने देता, करने वाले को वो काम नहीं करने देता, वो काट देता है। यानी कि अचेतन मन की जो अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं, अगर वो क्रियाशील होना चाहती हैं तो चेतन मन की विशेषताएं अचेतन मन की शक्तियों को छीन कर देती हैं। यदि बौद्धिक संस्थान की गतिविधियां मंद और शिथिल होने से लगें तो उसी अनुपात में अचेतन केंद्र जागृत हो सकता है। बात को समझ लेना जो कहा है। और अभी कल परसों भी कह रहा था, नवरात्रे आ रहे हैं, अनुष्ठान भी अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। 10 तारीख को इसकी पूर्ण आहुति भी होनी है। जो प्राप्त करना है उससे पहले पहले प्राप्त करना है। इसलिए नवरात्रों में जी तोड़ कोशिश की जाए। एक विशेष समय है, एक नवरात्रों का जो समय है वो प्रकृति के अनुसार एक विशेष समय है, और विशेष समय में की गई साधनाएं भी विशेषता जागृत कर देती हैं। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए, समय की कीमत को पहचानिए और समय का फायदा उठाइए। इसमें आपकी समझदारी है, इसमें आपकी समझदारी है। अब समझदारी किसमें है? अभी कहा गया अचेतन संस्थान की जो गतिविधियां हैं वो मंद और शिथिल हो जाएं, मंद और शिथिल हो जाएं। अब उसकी क्या गतिविधियां हैं? लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब उसी की गतिविधियां हैं। इनमें विरामता को लाया जाए तो जो अतीन्द्रिय क्षमताएं निष्क्रिय होकर के पड़ी हुई हैं वो जागृत होने लगेंगी। उसके माध्यम से अविज्ञात का ज्ञान आपको होने लग जाएगा। योग विद्या के बारे में ये निष्कर्ष पर पहुंचा जा चुका है। जो ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि जैसी जो साधनाओं के बारे में जो बताया गया है कि उससे चेतन मस्तिष्क को शिथिलता को निष्क्रिय करते हुए और शून्यता की स्थिति में ले जाने की सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये सफलता की अनेक चमत्कारिक सिद्धियों को की जननी है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, विचार संप्रेषण, विचार की प्रेरणा, भविष्य का ज्ञान, अदृश्य का प्रत्यक्ष होना किसी विशेषताओं के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है जो साधारण मनुष्यों में होती नहीं है। और आप भी साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बौद्धिक मस्तिष्क को शिथिल करके इच्छित शक्ति में प्राण शक्ति को
यदि अचेतन को विकसित करने में लगाई जा सके तो व्यक्ति अपने शरीर में कायाकल्प जैसा परिवर्तन कर सकता है, अधिक दीर्घजीवी हो सकता है, अदृश्य जगत का ज्ञान उसको हो सकता है, हलचलों को मंद, शिथिल और परिवर्तित कर सकता है। इन संभावनाओं को योग साधना का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अब भी उनके प्रत्यक्ष और प्रमाणित किए जाने की पूरी गुंजाइश आप लोगों के पास है। योग साधना का जो मूल सिद्धांत है वो चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। अचेतन को आपको जगाना है तो अपनी चित्तवृत्तियों को अपने नियंत्रण में करना ही पड़ेगा। मैं दोबारा से कहता हूं, चेतन की अपनी क्रियाशीलता है। एक छोटे से मच्छर को हम पकड़ना चाहते हैं तो वो हमारी पकड़ नहीं आता, भाग जाता है। अब चेतन मस्तिष्क को कैसे रोका जाए, मुझे फिर से बताओ। जो सांसारिक बौद्धिक क्षमताएं आपके अंदर हैं, क्या अभी वो क्रियाशील नहीं है? जब तक उनको आप अपने नियंत्रण में उनका निरोध नहीं करेंगे तब तक अचेतन पर कोई भी प्रभाव जागृत नहीं होगा। योग विद्या के आचार्य पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि जैसी साधनाएं के माध्यम से चेतन मस्तिष्क को शिथिल किया जाए, निष्क्रिय किया जाए और अपनी अचेतन की क्षमताओं को सक्रिय किया जाए। अभी जैसा आपको बताया गया, अचेतन के अंदर अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। चेतन तो सीमित है, सक्रिय है, परंतु सीमित है। स्वार्थ में, लोभ में उसमें सक्रिय होता है, परमार्थ में नहीं होता। बौद्धिक मस्तिष्क को शिथिल करने की इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति यदि अचेतन को विकसित करने में लगाई जा सके तो व्यक्ति अपने शरीर का कायाकल्प जैसा परिवर्तन कर सकता है, अधिक दीर्घजीवी बन सकता है, अद्भुत दृश्य जगत में वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें चल रही हलचलों को, जो प्रकृति के अंदर चल रही हैं, उनको समझ सकता है, उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। इन संभावनाओं को योग साधना द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है। अब भी उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाणित किए जाने वाली तथ्य पूरी तरह से हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। योग साधना का जो मूल सिद्धांत अभी बताया, चित्तवृत्ति निरोध है। इसका तात्पर्य है मस्तिष्कीय अतिशय सक्रियता को नियंत्रित किया जाए। चूहा खाता कम है और कुतरता ज्यादा है। चूहा इसलिए खराब है, खाता कम है और कुतरता ज्यादा है। अगर वो कुतरे ना और खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्ली पहले बखेरती है फिर खाती है। अगर उसे पेट ही भरना है तो कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ सिद्धांत की बातें हैं। ऐसे ही हमारा चेतन मस्तिष्क है, वो हमारे जीवन के बीज को खा जाता है, सार को खा जाता है। तो आगे खेती कैसे की जाए?
जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, अभी जो कहा उसका स्वभाव बन गया है। जब वो एकांकी हो जाता है तो उसका स्वभाव इतना दृढ़ हो जाता है कि वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को बैठ करके खा जाता है। और आप सब देख लीजिए, आज का व्यक्ति करना नहीं चाहता, वो भाग्य को देखना चाहता, मेरे भाग्य में क्या क्या है जो मुझे मिल जाए। एक मिलने का तरीका है कमा करके मेहनत करके लिया जाए, और एक तरीका है बैठ करके खाया जाए। आजकल बैठ करके खाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मस्तिष्कीय अतिशय सक्रियता को नियंत्रित अगर आपको करना है तो चेतनात्मक शक्ति के अपव्यय को आपको रोकना होगा, अपव्यय को रोकना होगा, और बचे हुए प्राण प्रवाह को अचेतन के विकसित होने में नियोजित करना पड़ेगा। आपको निश्चित रूप से तरीके कुछ आसान बताने का प्रयास किया जाएगा, परंतु धीरे धीरे, अभी समय है, नवरात्रे 2 तारीख से शुरू होंगे। उस काल में उन साधनाओं को करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा कि आपका अचेतन मस्तिष्क काम करने लगे। एक बात समझा रहा हूं, व्यक्ति के अगर स्वार्थ की पूर्ति होती है, व्यक्ति इतना स्वार्थी है, अगर उसकी मनोकामनाओं की कोई पूर्ति कर दे तो उसके पीछे लग जाएगा। अब तक जितने भी अवतार हुए वो शरीर में तो हुए, परंतु छुपे रहे, उन्होंने अपना परिचय सबको सामने साकार नहीं किया। अगर कर देते तो ये व्यक्ति ऐसा भी है कि अवतार को उसकी लीला करने ही नहीं देता, अपने काम कराता। इसलिए अवतरण की प्रक्रिया चुपके चुपके सहज रूप में काम को करती है। अब मैं भी आपको ये कह रहा हूं, आपकी उन क्षमताओं को जगाया जाए जो अतीन्द्रिय हैं और अचेतन मन के अंदर भरी हुई हैं। उसके लाभ अलौकिक उपलब्धियों के रूप में देखे जा सकें, समाधि स्थिति तक पहुंचा जा सके, व्यक्ति त्रिकालदर्शी और विश्व की जो जड़ चेतन सत्ता है उसको प्रभावित करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। इससे कोई अचंभे की बात नहीं है, ये सारी क्षमताएं उसके अंदर निहित हैं। विश्व के अगणित जीव जंतुओं में विविध प्रकार की ऐसी अद्भुत क्षमताएं समान रूप से समाई हुई हैं जिनसे मनुष्य इस समय पर वंचित है। इसका एक ही कारण है, मनुष्य की बौद्धिक शक्ति। मनुष्य की बौद्धिक शक्ति, ये शक्ति सक्रिय होने के कारण, बौद्धिक शक्ति यानी कि चेतन मन की बात कर रहा हूं, जो ऊष्मा चेतन मन से पैदा होती है वो संसार में ऐसी बिखरती चली जाती है। अचेतन मन को दबाने की क्षमता उसके अंदर नहीं पैदा हो पाती। उससे शरीर संस्थान भर तो चलाया जा सकता है, उसकी गतिविधियां तो पूरी की जा सकती हैं, इसकी इच्छाएं तो पूरी की जा सकती हैं, पर अलौकिक और अद्भुत जो प्रायोजन है वो पूरे कर सकने की जो क्षमता है वो एक प्रकार से कुंठित होकर के पड़ी हुई है।
कुंठित होकर के पड़ी हुई है। हमें क्या करना है? उस क्षमता को कुंठा से निकालकर उसको गतिशील करना है। कीड़े मकोड़े जीव जंतु बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, परंतु उनका चिंतन और चेतन शिथिल रहता है। इसका लाभ उनके अचेतन को मिलता रहता है और वे योगियों जैसे कितने ही अद्भुत कार्य अपनी क्षमताओं के अनुसार करते रहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूंगा, कुत्ते की घ्राण शक्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि व्यक्ति की शारीरिक गंध से उन्हें जो होने वाली भिन्नता है उसको वो पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर किसी अजनबी घर में आप जा रहे हैं और वहां पर कुत्ता है तो वो पहले भौंक करके जब मालिक के द्वारा चुप कर दिया जाएगा तो वो आपके पास एक बार जरूर आएगा और आपको सूंघ करके चला जाएगा, और जिंदगी भर उस ग्रहण शक्ति को वो भूलता नहीं है, वो उसको जिंदगी भर याद रहती है। इतनी क्षमता कुत्ते के अंदर है। इसके आधार पर चोरी के माल का पता लगाना, उसके अंदर उस क्षमता को जागृत करके कराया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है। चमगादड़ के ज्ञान तंतु राडार की क्षमता, जितनी क्षमता अपने अंदर रखते हैं, उनका अचेतन मस्तिष्क अपने साधारण से शरीर के द्वारा विभिन्न वस्तुओं से निकलने वाली जो रेडियो तरंगे हैं उनको भली प्रकार पहचान लेता है, और घोर अंधेरे में भी अपने आसपास की वस्तु जाता रहता है। किसी से टकराए हुए वो रात के अंधेरे में भी घूमता फिरता रहता है। देख लीजिए, रात के अंधेरे में भी कितनी तेजी के साथ वो उड़ता है, पर किसी चीज से टकराता नहीं है। डॉल्फिन नाम की मछली समुद्र में पाई जाती है। वो एक प्रकार की रेडियो तरंगे अपने अंदर से छोड़ती है, पानी के भीतर ही दूर तक फैली रहती हैं, और उस क्षेत्र में जीव जंतुओं को साथ टकरा करके उसके पास वापसी आ जाती हैं। अचेतन मस्तिष्क क्षण भर में ये जान लेता है कि कौन जीव किस आकृति प्रकृति का कितनी दूरी पर मुझसे है। इस आधार पर वो अपने बचाव और आक्रमण की योजना की तैयारी कर लेता है अतीन्द्रिय क्षमताओं से। बहुत से जीव अचेतन मन में अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार शरीरों के ऐसी विशेषताएं उत्पन्न कर लेते हैं जो आरंभ में नहीं थी, परंतु जैसे गोताखोर होते हैं, वो एक मेंढक की तरह से जल में प्रवेश कर जाते हैं और आंखों पर चश्मा चढ़ा करके रखते हैं। एक विशेष प्रकार का चश्मा होता है जो विकसित किया जाता है, जो चिर अतीत में नहीं था। तितलियों के बच्चे और रेशम के कीड़े शरीर से एक प्रकार का रस निकालते हैं और पत्तियों पर छोड़ते हैं और बच्चों को वहीं चिपका देते हैं। आत्मरक्षा की सुविधा उनको मिल जाती है।
कछुए ने मगरमच्छों में स्वादिष्ट मांस को बचाने के लिए चमड़ी में मोटा, उनके अंदर एक कहिए खोल होता है, जिसमें उस मांस को जो फालतू था वो बचा करके उसमें भर करके रख लेते हैं। व्हेल मछली का सारा सिस्टम पनडुब्बी के जैसा होता है। उसकी विशेषताएं सारी की सारी पनडुब्बी के समान होती हैं। ये सब कहां से आया? ये सब मनुष्य के चेतन मस्तिष्क से आया हुआ प्रभाव है। तनिक सी गहराई में जाने पर ही आदमी कितनी विशेषताओं को जगा लेता है। आप में और एक अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न व्यक्ति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। थोड़े से अंतर से ही कितना बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। शायद व्हेल मछली के शरीर की रचना देखकर आदमी 2 पनडुब्बियों का विकास कर सका। मगरमच्छ अपने दांत साफ करने के लिए मुंह में खोलकर धूप में पड़े रहते हैं। चिड़ियां निर्भय होकर के उनके मुंह में चिपके हुए जो मांस के कण हैं उनको खाती रहती हैं। वो उनके मुंह में अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं, परंतु वो चिड़ियों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। और चिड़िया उनकी सफाई करने में और अपने पेट को भरने में लगी रहती हैं। वो जानती हैं कि मांसाहारी होने पर भी इस समय मगर की इच्छा क्या है और उसे पूरा करते समय उसके जीवन में संकट उत्पन्न होने की आशंका है। मैं दोबारा से कहूंगा, व्यक्ति के मन की बात को सोचा समझा और जाना जा सकता है। आप लोग देखते होंगे कितने सारे पक्षी हैं, वो दूसरे जानवरों को देख करके जो हिंसक हैं भागते नहीं हैं। जैसे कौवा या चील कौवा हैं, वो मांस भोजी होने के कारण किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। परंतु एक बात कह रहा हूं, मैं जैसा अभी कह रहा था कि उन्हीं मांस भोजी जो जीव हैं दूसरे उन्हीं के साथ रहते हैं और मस्ती के साथ गाते बजाते और खाते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब उनका चेतन मस्तिष्क अपने साथ वाले की भाव संवेदनाओं को पकड़ता है, तब वो क्रियाशील होता है और क्रियाशील होकर के अपने बचाव के कार्य को करता है। बताते हैं कि शेर शिकार करता है, परंतु एक बात साफ जान लेना, वो तब तक किसी पर हमला नहीं करता है जब तक उसके पेट में भूख ना लगी हो। तब तक वो किसी पर हमला नहीं करता है। तब तक तो वो पैर फैलाकर के ठाठ से सोता रहता है। पर जब उसकी भूख जगती है तो उसको मतलब बेकाबू कर देती है। उसके चेतन मन के अंदर उसी तरह के विचार उठने लग जाते हैं और जो चैतन्य है उसकी वास्तविक स्थिति को समझ लेते हैं।
मैं अतीन्द्रिय क्षमताओं की बात आपसे कर रहा हूं। ये हर जीव के अंदर हैं, परंतु सबसे ज्यादा इनकी मात्रा मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य क्योंकि स्वार्थी हो गया, और स्वार्थी हो जाने के कारण दूसरे जीव उसकी वास्तविकता को पहचानते हैं तो उससे दूर भाग जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के गुण भी उसका साथ नहीं दे पाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी जब अपनी व्यवस्था को ठीक से समझता है, अपना मूल्यांकन की जो बात मैं आपसे कर रहा था, अपना मूल्यांकन करता है और अपनी वस्तु स्थिति को समझता है और समझ करके फिर उस पर प्रतिक्रिया करता है, तब जाकर के उसमें सुधार आता है। मैं भी कुछ देर पहले कह रहा था, लालटेन की बात कह रहा था। ग्लोब जैसी चिमनी उसके अंदर लगी है, पर चिमनी में बत्ती जलती है। उद्देश्य तो चिमनी का भी है, मैं चिमनी के होने को मना नहीं कर सकता। लोग की जो हवा से रक्षा करती है, इसलिए उस पर चिमनी लगाई जाती है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, जिस तरह से लालटेन अपने अंदर उस प्रकाश को छुपाए हुए है, हर आदमी अपने अंदर उन अतीन्द्रिय क्षमताओं को अपने अंदर छुपाए हुए है। आवश्यकता इस बात की है कि अपने को समझा जाए, पहचाना जाए और उन शक्ति स्रोतों को क्रियाशील और जागृत किया जाए जो अचेतन के अंदर हैं। और मैं अपनी तरफ से आपसे वायदा कर रहा हूं कि नवरात्रों में मैं पूरा प्रयास ये करूंगा, आप भी मेरा साथ देना, कि किसी तरह से अचेतन मस्तिष्क को जागृत किया जा सके। इसके लिए प्रयास चलेंगे, इसके लिए प्रयास चलेंगे। आप सबसे कह रहा हूं, आप सब उन प्रयासों को सफल बनाने के लिए अचेतन मन को जागृत करना। यदि अचेतन मन की सामान्य शक्ति को चेतन मस्तिष्क की उत्तेजित ऊष्मा नष्ट जो की जाए, अगर उसको बगैर किए हुए उस ऊर्जा को बचा ले और उस ऊर्जा को सही जगह पर लगाए, तो बहुत बड़े चमत्कारिक परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, इस काम को करेंगे। आप सब साथ देने की बात सोचना। ये सोचा करो आज क्या बताया जाएगा और वैसा हम करेंगे। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मन बनाइए, जोश से, जोर से, पूरी हिम्मत के साथ अब काम करना होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।